समय की गलियों में किस्मत के मोड़ हमें अपनी हकीकत पर सवाल करने को मजबूर करते हैं। घटनाएं अजीब तरीकों से जुड़ी होती हैं, रूपरेखाएं बनती है और समरूपता अंधकार पर छा जाती है। हर गूंज ब्रह्मांड के अंधेरे और विकृत हास्य को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक ऐसी अंतिम जगहों में है जहां कोई भी लापता नहीं होना चाहेगा। एक तथ्य जिसे एक व्यक्ति 33 वर्षीय रॉबर्ट बोगुत्स्की जो अलास्का से है प्रमाणित कर सकते हैं। रॉबर्ट जो 1999 में फायर फाइटर थे ने उसी साल ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। वहां रहते हुए वे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध और बेहद खतरनाक शुष्क आउटबैक इलाके का अन्वेषण करना चाहते थे, जो अपनी कठोर जमीन और अत्यधिक तापमान के कारण कई लोगों की जान ले चुका है। अपनी यात्रा के दौरान रॉबर्ट ने एक नीली साइकिल किराए पर ली और अपने साहसिक अभियान के लिए आउटबैक में साइकिल चलाकर गए। लेकिन एक वक्त आया जब वह पूरी तरह भटक गए। सबसे बुरी बात यह थी कि किसी को उनके लापता होने का पता नहीं था, इसलिए कोई तलाश नहीं कर रहा था। एक दिन आउटबैक से गुजरते पर्यटकों के समूह ने खराब हालत में नीली साइकिल देखी और हैरान रह गए। और ये समझते हुए कि वह वहां नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने सोचा कि अगर यह किसी लापता व्यक्ति की है तो अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ साइकिल ही नहीं बल्कि कुछ बिस्तर का सामान, पुरुषों के कपड़े और सबसे चिंता की बात कई खाली पानी की बोतलें भी मिली। वे इस बात से सहमत थे कि यह किसी के लिए साइकिल छोड़ने के लिए बहुत अजीब जगह थी, इसलिए उन्होंने हाल ही में दर्ज किए गए लापता व्यक्ति के मामलों को देखना शुरू किया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में साइकिल, कपड़ों का एक बंडल और घास वाले इलाके में छोड़ी गई पानी की बोतलें दिखाई देती हैं। इलाके की तलाशी में जांचकर्ताओं को साइकिल से पूर्व दिशा में जाते पैरों के निशान मिले, लेकिन ये निशान सीधे ग्रेट सैंडी रेगिस्तान की ओर जा रहे थे, जहां बिना पानी कोई ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा जो भी इस रेगिस्तान में खो जाता है उसकी मदद की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि यहाँ न सड़क है, न पेट्रोल पंप, न ही कोई निवासी। रॉबर्ट ने गलत दिशा में चलना शुरू किया था, जिससे जांचकर्ताओं को डर था कि शायद उसने तब तक अपनी जान गंवा दी होगी। फिर भी उन्होंने तलाश शुरू की और गाड़ियों की कतार रेगिस्तान में गई। हालांकि रॉबर्ट के जिंदा मिलने की उम्मीद कम थी। उन्होंने 3 अनुभवी ट्रैकर्स की मदद से पैरों के निशानों का पीछा किया। तीनों ट्रैकर्स को पूरा भरोसा था कि वे खोज नहीं बल्कि शव बरामद करने का अभियान चला रहे हैं और कई रातों तक साथी खोजकर्ताओं के साथ ऑस्ट्रेलिया के सुदूर वीराने में तारों के नीचे डेरा डाले रहे। 3 दिनों की तलाश के बाद यह पता चला कि छोड़े गए कपड़ों में एक होटल की रसीद मिली थी और वह रसीद रॉबर्ट के नाम थी, जो उस समय तक 8 महीने से ऑस्ट्रेलिया में था। उसके परिवार से संपर्क किया गया और उन्होंने बताया कि रॉबर्ट ने रेगिस्तान को पार करने की कोशिश करते हुए वहां 6 हफ्ते बिताने की योजना बनाई थी। खोज अभियान में हेलीकॉप्टर, विमान, सैन्यकर्मी व स्वयंसेवक शामिल थे, लेकिन बाद में इसे बंद कर रॉबर्ट को मृत मान लिया गया। एक और खोज अमेरिकी खोज टीम द्वारा की गई, जिन्होंने एडगर पर्वतमाला में रॉबर्ट के और कपड़े, उसकी बाइबिल, एक तिरपाल और उसके टीकाकरण दस्तावेज पाए। फिर उन्हें एक पठार पर हेल्प शब्द में बना हुआ एक संकेत मिला और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर इशारा करता हुआ एक तीर भी देखा। इस सुराग से रॉबर्ट कुछ मिनटों में मिल गया। वह निर्जलित था, चकराया हुआ था और बेहोशी की कगार पर था, लेकिन इलाज मिलने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और 43 दिन निर्मम ऑस्ट्रेलियाई वीराने में बिताने के बाद अपने परिवार के पास लौट आया। सोचिए, आप हत्या की जटिल और सावधानी से योजना बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य संयोगवश योजना बदल लेता है और आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यही निराशा जॉर्ज एल्सर के साथ 1939 में रह गई थी। एल्सर 36 वर्षीय बढ़ई था जो दक्षिणी जर्मनी के छोटे शहर में रहता था और न तो किसी कम्युनिस्ट समूह से जुड़ा था, न ही ज्यादा राजनीतिक था। इतिहासकारों के अनुसार एल्सर में न्याय की गहरी भावना थी। जब जर्मन तानाशाह सत्ता में आया और जर्मनी में तबाही मच गई, तो हत्यारे ने विरोध के छोटे छोटे संकेत देने शुरू कर दिए।
ये तानाशाह के भाषण सुनने से इनकार करने जैसे रूपों में सामने आया। 1930 के दशक के अंत तक युद्ध की ओर बढ़ते कदमों को लेकर उसकी चिंता चरम पर पहुंच गई थी और उसने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। एल्सर ने एक विस्फोटक उपकरण पर काम करना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल वह उस आदमी को खत्म करने के लिए करना चाहता था जिसे वह एक घृणित, निर्दयी और क्रूर तानाशाह मानता था। एल्सर को अपनी विरोध की रणनीति भी बदलनी पड़ी और उसे प्रसारण सुनने शुरू करने पड़े, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने लक्ष्य की अगली चाल के बारे में जान सके। उसे पता चला कि तानाशाह 8 नवंबर 1939 को म्यूनिक के बियर हॉल में वार्षिक भाषण देने वाला है। इस कार्यक्रम का आयोजन उन शुरुआती संघर्षों की याद में किया जाना था जिनका सामना उन ताकतों ने 20 के दशक में किया था। नेता इस मौके पर दुश्मनों का मजाक उड़ाता और युद्ध शुरू होने पर घमंड करता था। कार्यक्रम से कुछ हफ्ते पहले हत्यारे ने चाल चली। उसने अपने विस्फोटक उपकरण को हॉल में इकट्ठा किया और छुपकर बिना किसी को दिखे उसे वहां लगा दिया। कार्यक्रम का दिन आ गया और टाइमर की टिक टिक उसकी कॉर्क की खोल से दब गई, जिससे वह बिना पकड़े रह गया जब नेता ने मंच पर अपनी जगह ली। पीछे खड़े उच्च अधिकारी और सामने वफादार दर्शक इतने अनजान थे कि पास छुपा खतरनाक उपकरण उनकी नजरों से छुपा रहा। तानाशाह हमेशा एक ही समय पर भाषण देता था, लेकिन इस बार वह बर्लिन जल्दी लौटना चाहता था। वह सैन्य योजनाकारों से मिलना चाहता था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही हुआ था। भाषण हमेशा की तरह शुरू हुआ, लेकिन नेता ने इसे अप्रत्याशित रूप से जल्दी खत्म कर 13 मिनट पहले चला गया। हत्यारों को अभी तक पता नहीं था। 13 मिनट बाद जब हॉल और सड़कें अभी भी भीड़ से भरी थी, विस्फोटक फट गया। 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनमें वह नेता शामिल नहीं था जो युद्ध चला रहा था। 2014 में 30 वर्षीय शैनन ली फ्रेजियर अपने मंगेतर हीथ कैसिडी के साथ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन होल स्विमिंग स्पॉट पर बहस करने के बाद गायब हो गईं। आसपास के जंगल, जो मगरमच्छों और सांपों के लिए मशहूर थे, शैनन गुस्से में वहां से चली गईं। हीथ ने 3 घंटे तक तलाश की, फिर समूह के पास लौटे और पुलिस को बुलाया। एक खोज अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन कठिन इलाका प्रयासों में बाधा बना। 800 घंटे यानी 15 दिन से ज्यादा खोज के बाद अभियान बंद हो गया और माना गया कि शैनन की मौत जंगली जानवर के हमले या मौसम की मार से हुई। एक दिन बाद केले के किसान ब्रेड फिंच ने देखा कि शैनन तालाब के पास जंगल से बाहर आ रही थी। वह बुरी तरह से धूप से झुलस गई थी, लेकिन राहत महसूस कर रही थी। अधिकारियों ने उसे एनॉसविल अस्पताल ले जाया। बताया जाता है कि शैनन पानी पीकर, मछलियां पकड़कर और कभी कभी कीड़े खाकर जिंदा रही, जिससे उसका वजन 38 पाउंड कम हुआ। शरीर में पानी की कमी और पैरों में छाले व कांटे हो गए। उसने जिंदा रहने का श्रेय अपने बच्चों के ख्याल को दिया। तेज धूप के कारण उसे 3 दिन नदी में लेटना पड़ा ताकि त्वचा को राहत मिले। हालांकि पुलिस को शुरू में शक था कि ये सब एक धोखा हो सकता है, लेकिन जिस खराब हालत में वो मिली उसे देखकर उन्होंने कोई भी संभावित आरोप न लगाने का फैसला किया। जेफरसन डेविस, जिनका जन्म क्रिश्चियन काउंटी केंटकी में हुआ था, ने अमेरिकी गृहयुद्ध जो 1861 में शुरू हुआ और 4 साल तक चला के दौरान पूरे समय कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। जेफरसन की राष्ट्रपति पद की अवधि विवादास्पद फैसलों, महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी रही, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब संयोग भी उनके साथ हर जगह सचमुच चलता रहा। यह 1862 की बात है जब उन्होंने कॉन्फेडरेट इलाकों के दौरे पर निकलने का फैसला किया, जहां वे कई कमांड स्टेशनों का दौरा करने वाले थे। उनकी यात्रा वर्जीनिया, टेनेसी और मिसिसिपी तक होगी। कथित तौर पर डेविस दिसंबर की शुरुआत में फ्रेडरिक्सबर्ग, वर्जीनिया जाएंगे और कुछ दिन बाद टेनेसी रवाना होंगे। क्षेत्र से उनके प्रस्थान के बाद फ्रेडरिक्सबर्ग की लड़ाई छिड़ गई और कई दिनों तक चली, जो गृह युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे घातक लड़ाई बन गई। इसमें लगभग 2 लाख सैनिकों की जान गई, जो किसी भी गृह युद्ध की लड़ाई में सबसे अधिक जान का नुकसान था। कॉन्फेडरेट पक्ष ने यह लड़ाई जीत ली, जबकि यूनियन सेना को 12,500 से अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। जब लोग यहां 4 दिनों तक अपनी जान गंवा रहे थे, डेविस
उस समय मर्फ्रीसबोरो टेनेसी में थे, जहां वे वहां तैनात सैनिकों से मिलने गए थे। वे 12 दिसंबर को मर्फ्रीसबोरो पहुंचे और कुछ दिन बाद मिसिसिपी के लिए रवाना हो गए। 3 हफ्ते से भी कम समय बाद स्टोन्स रिवर या मर्फ्रीसबोरो की दूसरी लड़ाई नामक एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ। ये 31 दिसंबर को शुरू हुआ और जनवरी 1863 की शुरुआत तक चला। यह संघर्ष खून से सना था और यूनियन ने जीत हासिल की। इस जीत ने उत्तर का मनोबल बढ़ाया और फेडरल्स को मध्य टेनेसी का नियंत्रण दिया। सिविल वॉर की प्रमुख लड़ाइयों में स्टोन्स रिवर की लड़ाई में दोनों पक्षों में हताहतों का प्रतिशत सबसे अधिक था। मई के मध्य में डेविस रिचमंड पहुंचे, जहां उन्होंने कॉन्फेडरेसी की रक्षा पर रॉबर्ट ई ली और जेम्स लॉन्गस्ट्रीट के साथ चर्चा की। अपनी बातचीत के दौरान डेविस ने विक्सबर्ग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और यह सवाल उठाया कि क्या उन्हें उस क्षेत्र पर पड़ा दबाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए या अपनी सेनाओं को कहीं और केंद्रित करना चाहिए। इस चिंता पर चर्चा होने के ठीक 3 दिन बाद 18 मई 1863 को विक्सबर्ग की घेराबंदी शुरू हो गई। यह स्थान मिसिसिपी नदी पर रणनीतिक रूप से स्थित था, जिससे यह दोनों पक्षों के लिए अहम जीत बना। ये घेराबंदी 47 दिनों तक चली, जब तक आखिरकार कॉन्फेडरेट सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। ये संघीय सेना के लिए निर्णायक मोड़ था। डेविस ने हार पर अपनी हैरानी और निराशा जताई। अजीब संयोग यह था कि उन्होंने विक्सबर्ग को लेकर चिंता जताई और सैनिक भेजने के बारे में सोचा, लेकिन भेजा नहीं, और वहीं संघीय सेना ने परिसंघ सैनिकों को हरा दिया। इन क्षेत्रों से उनकी हर बार विदाई और उसके बाद होने वाली झड़पों के बीच का समय अक्सर परिसंघीय सैन्य इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये सभी एक ही तरह के सहयोगपूर्ण पैटर्न में घटित हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि लापता व्यक्ति के परिवार को यह सुनकर कैसा लगेगा कि उनका प्रियजन शायद किसी सीरियल किलर का शिकार हुआ था। ठीक ऐसा ही हुआ रिचर्ड हटन के मामले में, जो एक 21 वर्षीय युवक था और 1972 में न्यूयॉर्क से लापता हो गया था। रिचर्ड अपनी खानाबदोश जीवन शैली के चलते शहर शहर घूमता था, लेकिन हमेशा अपने परिवार से संपर्क में रहता और अपनी स्थिति व इरादे बताता था। 1972 में उसने दोस्तों और परिवार को बताया कि वह न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहा है और वे मानते थे कि पहुंचने पर वह संपर्क करेगा। लेकिन दिन बीतते बीतते महीने हो गए और रिचर्ड की कोई खबर नहीं आई। तब उसके परिवार ने उसे लापता घोषित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांचकर्ताओं ने उसे खोजने की पूरी कोशिश की और उसके मामले की खबर दोनों शहरों के बीच फैलाई, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई खबर नहीं दी। और जब कोई और जानकारी नहीं मिल पाई तो इसमें शामिल सभी लोग सबसे बुरा होने का डर महसूस करने लगे। उस वक्त प्रसिद्ध सीरियल किलर जॉन वेन गेसी कैलिफोर्निया में सक्रिय था और अधिकतर अपराध नॉरवुड पार्क टाउनशिप स्थित अपने घर में करता था। माना गया कि रिचर्ड ने इस इलाके से यात्रा की थी, इसलिए यह माना गया कि उसकी और गेसी की मुलाकात हुई और गेसी ने उसकी जान ले ली। यह सिद्धांत इसलिए भी उचित था क्योंकि रिचर्ड ने कई बार निर्माण कार्य किया था और गेसी अक्सर घर में काम करवाने के लिए ठेकेदार बुलाकर उन पर हमला करता था, जिससे वे गायब हो जाते थे। बाद में पता चला कि उसने ऐसे ही कम से कम 30 पुरुषों की जान ली थी, इसलिए रिचर्ड भी उसकी शिकार था। यह मानना गलत नहीं था। जब कोई प्रगति नहीं हुई तो रिचर्ड के परिवार को यह सिद्धांत और सही लगने लगा, लेकिन उसकी बहन एडिथ ने उम्मीद छोड़ने से इनकार किया कि वह एक दिन जरूर मिलेगा। उसे यकीन था कि वह जिंदा है और उसने उसकी तलाश नहीं छोड़ी। 1990 के दशक में उसने लगभग 400 पोस्टकार्ड लिखकर अमेरिका में हर उस व्यक्ति को जिसका नाम रिचर्ड से मिलता जुलता था भेजे। इससे कोई नई जानकारी नहीं मिली। रिचर्ड का भाग्य अब भी अज्ञात रहा। 2011 में कुक काउंटी शेरिफ कार्यालय ने घोषणा की कि वे गेसी के अपराधों की जांच और 8 अज्ञात पीड़ितों की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। एडिक ने तुरंत जवाब देकर जांचकर्ताओं को रिचर्ड के मामले की जानकारी दी। उन्होंने उन्हें अपने डीएनए का एक नमूना दिया
और जब उसकी तुलना 8 अज्ञात पीड़ितों से की गई तो वह मेल नहीं खाया, जिसका मतलब था कि रिचर्ड आखिरकार गेसी का शिकार नहीं था। शेरिफ कार्यालय ने रिचर्ड के परिवार को उसकी तलाश में मदद करने का फैसला किया ताकि इतने सालों से उसके लापता रहने के बाद उन्हें कुछ हद तक दिलासा मिल सके। उनकी तलाश आखिरकार उन्हें मोंटाना के एक ग्रामीण इलाके में ले गई और सबकी हैरानी के लिए रिचर्ड वहां मिल गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन कहा जाता है कि यह जानकर वे बहुत खुश हुए कि उनके परिवार ने लगातार उनकी तलाश जारी रखी, भले ही वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए और उन्हें यह आश्वस्त नहीं कर पाए कि वे जीवित और स्वस्थ हैं। दुनिया भर में लॉटरी गेम्स को वैध किए जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को अवैध जुए में शामिल होना पड़ता था। ऐसा ही एक पैसा खर्च करने वाला जुआ था नंबर्स गेम। इन जुआरियों में अधिकतर निम्न आय वर्ग के लोग थे जो अपनी कमाई से बड़ी राशि जीतने की उम्मीद में जुआ खेलते थे। नंबर्स गेम में खिलाड़ी को $1 से कम की रकम पर दांव लगाना होता था और 0 से 9 तक की अपनी पसंद की 3 अंकों की संख्या चुननी होती थी। विजेता नंबर ऐसे स्रोत से चुने जाते थे जिस पर आयोजकों का नियंत्रण नहीं होता, जिससे खेल निष्पक्ष रहता। जैकपॉट जीतने की संभावना 1 के मुकाबले 999 है। विजेता को दांव की रकम का 540 गुना भुगतान मिलता था और दांव स्वीकार करने वाले को 60 यूनिट मिलती थीं। सट्टेबाज इस विचार से प्रभावित होता है कि 10 सेंट का जोखिम $54 दिला सकता है। अवैध नंबर गेम के प्रमोटर भी दांव पर लगी बड़ी रकम का एक हिस्सा पुलिस को देने में खर्च करते थे ताकि उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सके। 17 सितंबर 1958 को मैनहट्टन नंबर गेम में कई खिलाड़ियों ने एक ही नंबर पर दांव लगाया था। वो नंबर था 932। प्रमोटरों ने जब विजेता अंक घोषित किए तो कई लोग हैरान रह गए कि वही नंबर निकला। नतीजतन हजारों लोग जीत गए और प्रमोटरों को सभी को भुगतान करना पड़ा। कई लोगों ने यह नंबर चुना क्योंकि वह उस समय अखबारों में बार बार एक दुखद कारण से आ रहा था। शर्त के नंबर लगाए जाने से 2 दिन पहले न्यू जर्सी के इतिहास की सबसे दुखद रेल दुर्घटनाओं में से एक घटी थी। 15 सितंबर 1958 को एक डीजल इंजन वाली कम्यूटर ट्रेन सेंट्रल रेल रोड पर चल रही थी। ये बेहेड से चली थी और जर्सी सिटी जा रही थी। वहां पहुंचने के लिए ट्रेनों को 4 पटरी वाला न्यूयॉर्क बे ड्रॉब्रिज पार करना होता था। यही जगह थी जहां इस मार्ग पर हादसा हुआ था। 1.5 मील लंबे ट्रैक को पार करने के बाद ट्रेन को 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धीमा होना था, लेकिन वह उससे दोगुनी गति से चल रही थी। इस डरावने हालात में यात्रियों को पता नहीं था कि जिस ड्रॉब्रिज पर वे थे वो आंशिक रूप से खोला गया था ताकि नीचे से ड्रेजिंग बार्ज गुजर सके। सिग्नल देर से जलाए गए। ट्रेन रोकने की कोशिशें नाकाम रहीं। तेज रफ्तार ट्रेन 3 सिग्नल मार्करों को पार कर पटरी से उतारने वाले उपकरण से टकराई, जो ट्रेन को खाड़ी में गिरने से बचाने का आखिरी उपाय था। दुर्भाग्यवश ये स्वचालित डिवाइस भी फेल हो गया और 2 लोकोमोटिव्स 40 फीट नीचे गंदे पानी में गिर गए, जिनके पीछे पीछे 2 कोच भी गिर गए। डिब्बे डूब गए और पटरी के किनारे तीसरा डिब्बा नंबर 932 लटक रहा था। 2 घंटे बाद वो भी पानी में गिर गया। उन 2 घंटों में मीडिया ने इलाके को घेर लिया था और मलबे की तस्वीरें ली थी, जिसमें नंबर 932 पटरी से एक तरफ लटका हुआ था, जो काले पानी के ऊपर झूल रहा था। अगले दिन ये तस्वीरें जर्सी जर्नल, डेली न्यूज़ और एसोसिएटेड प्रेस में छपी और 2 दिन बाद नंबर गेम में भी आईं। वह भयावह दृश्य और अजीब नंबर सट्टेबाजों के लिए एक सौभाग्यशाली संयोग बन गया। अप्रैल 1987 में मयांग काउंटी, चीन में शी शी शियाओरोंग अचानक गायब हो गई। स्थानीय कसाई तेंग तांग छिंगशियाओ से पूछताछ हुई। अनुपस्थिति का कारण न बताने पर पुलिस को शक हुआ। कोई सबूत नहीं था, लेकिन जांचकर्ताओं को तांग पर शक था। उनका शक तब और मजबूत हो गया जब पास की एक नदी में अज्ञात महिला के अवशेष मिले। पुलिस ने तुरंत मान लिया कि ये अवशेष शी के हैं और दस्तावेजों से पता चलता है
कि उन्होंने निश्चित रूप से उनकी पहचान इसी तरह की थी। तांग गिरफ्तार हुए। उन्होंने बेगुनाही जताई और शी को जानने से इनकार किया। पुलिस ने कहा कि तांग और शी नदी किनारे अंतरंग संबंध में थे और तांग ने उसके पैसे चुराने पर उसे मार डाला। वे अड़े रहे कि उसने शव के टुकड़े किए और कहा कि ये काम किसी पेशेवर जैसे कसाई ने किया होगा। तांग को दोषी मानकर जबरन कबूलनामे के बाद मौत की सजा दी गई, जो ग्रामीण चीन में आम है। उन्हें 1989 में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये मामला तब तक बंद था जब तक अगस्त 2005 में खबर नहीं आई कि शी को ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिंदा? उसने बताया कि जिस दिन वह गायब हुई उसी दिन उसका अपहरण हुआ और उसे शानडोंग प्रांत ले जाकर जबरन शादी कराई गई। उसने कहा कि वह और तांग एक दूसरे को नहीं जानते थे। तांग को उस अपराध के लिए गलत फांसी दी गई थी जो उसने नहीं किया था, लेकिन अब भी नहीं पता कि उसकी दोष सिद्धि मरणोपरांत रद्द हुई या नहीं। रदरफोर्ड बी हेस अमेरिका के 19वें राष्ट्रपति वही थे जिन्होंने गृह युद्ध के बाद दक्षिण में पुनर्निर्माण समाप्त किया। उन्होंने डीसी में 8 साल के भ्रष्टाचार के बाद ईमानदारी के नए मानक स्थापित करने की कोशिश की। हेज एकमात्र राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने असाधारण आयोग के निर्णय से पद संभाला, जिसमें विधायकों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनावी वोट विवाद सुलझाने के लिए चुना गया था। हेस ने 1877 से 1881 तक राष्ट्रपति रहे। हेस के पद छोड़ने के 16 साल बाद विलियम मैकिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में अमेरिका ने स्पेन से युद्ध किया। वह 1897 में सत्ता में आए और सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने एक वैश्विक साम्राज्य हासिल किया जिसमें प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस शामिल थे। उनका कार्यकाल 1901 तक चला। इन दोनों बहुत अलग अलग राष्ट्रपतियों का, जिनके बीच लगभग 2 दशक का अंतर था, एक साथ उल्लेख किए जाने का कारण यह है कि इनकी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पीछे तक जाती है। ये 19वें राष्ट्रपति हेज और 25वें राष्ट्रपति मैकिनली है, जिनका संबंध उस समय से है जब गृहयुद्ध शुरू हुआ था। दोनों ने एक ही यूनियन आर्मी रेजिमेंट में सेवा की और फिर ऐसे जुड़े रहे जैसे कभी अलग ना हो। एक के बाद दूसरा राष्ट्रपति बना। हेज ने गृहयुद्ध में 23वीं ओहायो स्वयंसेवी पैदल सेना के अधिकारी के रूप में करियर शुरू किया। जल्दी ही उन्हें जनरल बना दिया गया और उन्होंने अधिकतर समय पश्चिमी वर्जीनिया में बिताया। वहां उन्हें कम से कम 4 बार घायल हुए। हेस 341 सैनिकों की रेजिमेंट की देखरेख कर रहे थे, जिनमें से एक प्राइवेट विलियम मैकिनले निकले। हालांकि वो सैकड़ों में थे, मैकिनले ने युद्ध में खुद को साबित किया, जिससे हेज ने उन्हें नोटिस किया। एक उल्लेखनीय क्षण एंटिएटम की लड़ाई में हुआ। उसकी बहादुरी की खबर जनरल तक पहुंची तो उन्होंने मैकिनले को सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत करने का सुझाव दिया। उच्च अधिकारियों ने ऐसा ही किया और उसके बाद मैकिनले हेज के स्टाफ में शामिल हो गए। युद्ध समाप्त होते होते मैकिनले को बहादुरी और विशिष्ट सेवा के लिए ब्रेवे मेजर पदोन्नति मिली थी। हेज के अधीन सेवा देने के बाद मेजर उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे और हेज उन्हें अपने शिष्य के रूप में मानने लगे। वहीं से जीवन भर की राजनीतिक और व्यक्तिगत साझेदारी विकसित हुई, हालांकि कभी कभी मतभेद भी रहे। साल 2007 में जॉर्जिया देश में एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया और इसमें एक चरवाहा शामिल था जिसका नाम लाशा चुपिकाश्विली था, जो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। उस साल की एक अनिर्दिष्ट तारीख को लाशा भेड़ों की देखभाल कर रहा था जब अलेक्सी बाकुतोव ने अज्ञात कारणों से उस पर हमला कर दिया। माना जाता है कि दोनों लोगों के बीच बहस हो गई थी, जो बढ़ गई और एक समय पर अलेक्सी ने एक बड़ा पेड़ की डाल उठाई जिसे उसने लाशा पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया और उसके सिर पर मारा। हमले के बाद कई दिनों तक जब वह किसी भी जानने वाले से संपर्क नहीं कर पाया तो माना गया कि वह लापता हो गया है और पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया। जब जांचकर्ता और खोजकर्ता उसे नहीं ढूंढ सके तो माना गया कि अलेक्सी ने लाशा की जान ले ली थी
और उसे गिरफ्तार किया गया। मामला गंभीर हुआ क्योंकि माना गया कि अलेक्सी ने अपराध की योजना बनाई थी और लाशा के अवशेष मौत के बाद ठिकाने लगाए। अजीब बात है कि कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अभियोजक के कार्यालय ने जॉर्जिया की जिला अदालत से सीधे उसे दोषी ठहराने का अनुरोध किया। बिल्कुल, लाशा के बारे में यह पता नहीं चल सका कि वह मरा या सिर्फ लापता था, क्योंकि कोई अवशेष नहीं मिले। अलेक्सी अपनी बेगुनाही का दावा नहीं कर सकता था। हालात तब और बिगड़े जब अदालत को पता चला कि उसने पुलिस से यह छिपाने की कोशिश की थी कि उसने लाशा की हत्या की थी। जब उसे दोषी पाया गया तो 6 साल की जेल हुई, जो किसी की जान लेने पर बहुत कम लगती है, खासकर अगर अपराध पहले से सोचा गया हो। इसके बावजूद अलेक्सी को विकल्प न होने पर जेल जाना पड़ा, बिना जाने कि लाशा के साथ क्या हुआ। लेकिन हमले के 4 महीने बाद अधिकारियों को सूचित किया गया कि लाशा अपने गांव में अपने घर पर है और वह पूरे समय वहीं था, जीवित और स्वस्थ। मामला यही खत्म होना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की और योजनाएं थी। अलेक्सी को लाशा के अवशेष छिपाने में मदद करने के आरोप में 3 और लोग गिरफ्तार हुए। शुरुआत में उन्होंने इस अपराध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे निर्दोष हैं। लेकिन अपने पूछताछकर्ताओं के बढ़ते दबाव और दुर्व्यवहार के कारण उनके पास कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बाद में यह खुलासा हुआ कि मामले से संबंधित दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि उन तीनों ने आखिर कबूल क्या किया था। इसके बावजूद उनकी दोष सिद्धि बरकरार रही। जिन 3 लोगों पर आरोप लगाया गया था, उन्होंने एक दोष स्वीकार करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें यह आजादी मिल गई कि अगर वे कबूल कर ले तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने सहमति जताई और उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने पब्लिक डिफेंडर के कार्यालय को यह जानकारी दी कि उन्हें कबूलनामे के लिए मजबूर किया गया था। इस समय तक लाशा कानूनी रूप से मृत घोषित हो चुका था, लेकिन जब उसे 4 लोगों के दोषी होने की खबर मिली तो उसने पुलिस को बताया कि वह जीवित है। उसने बताया कि उस दिन उसकी और अलेक्सी की बहस हुई थी और अलेक्सी ने उस पर पेड़ की टहनी से हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। अगले दिन वह रोज की तरह काम गया और 4 महीने बाद उसके एक परिचित ने उसे बताया कि अलेक्सी को उसकी मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अलेक्सी को आखिरकार रिहा कर दिया गया और कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की गई, जिसके नतीजे अज्ञात हैं। और भी सनसनीखेज घटनाओं के बीच छुपा हुआ, लेकिन फिर भी मीडिया में दर्ज राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की अजीब आदत थी, जो ओवल ऑफिस की मेज पर नारियल का खोल रखते थे। ये अजीब जरूर था, लेकिन इसके पीछे एक कहानी थी और वही कैनेडी के लिए दृढ़ता का प्रतीक था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक नारियल ने चमत्कारिक रूप से उनकी जान एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाई थी। ये 2 अगस्त 1943 की सुबह के शुरुआती घंटे थे। पानी में एक अमेरिकी पीटी बोट नंबर 109 आगे बढ़ रही थी। अचानक एक जापानी विध्वंसक प्रकट हुआ। उसने अमेरिकी जहाज से टकराकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। नुकसान इतना गंभीर था कि बाकी पीटी बोट्स ने सोचा चालक दल खत्म हो गया और वे इलाका छोड़ गए। लेकिन 13 में से 11 चालक दल के सदस्य अभी भी जिंदा थे और जो भी मलबा मिल रहा था उसे पकड़कर पानी में हाथ पांव मार रहे थे। अगले 5 घंटे तक वे पानी में भटकते रहे, जब तक कि आखिरकार वे एक कोरल द्वीप तक नहीं पहुंच गए। वे एक एक करके खुद को घसीटते हुए किनारे पहुंचे। उनमें एक युवा जॉन एफ कैनेडी नजर आए। वह भी नाव में थे, एक जूनियर ग्रेड लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा कर रहे थे। वह 11 जीवितों में एक थे जो जमीन पहुंचे। कुछ समय तक वह समुद्र में तैरते रहे। उम्मीद थी कोई जहाज उन्हें देख लेगा, पर कोई नहीं आया। उस छोटे से द्वीप पर भोजन सीमित था। वहां केवल नारियल ही खाने के लिए उपलब्ध थे। पानी में एक बार जाने के बाद 26 वर्षीय कैनेडी बीमार महसूस करने लगे। किनारे पहुंचकर उन्होंने नारियल खाए, जिससे ताकत लौटी। कई घंटों से बिना भोजन के रहने के बाद नारियल ने उन्हें जरूरी पोषण दिया और भूख से बचाया। जल्द ही क्रू को एहसास हुआ कि उन्हें एक बड़े द्वीप पर जाना होगा, जहां उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिल सकते हैं जो उनकी मदद कर सके। अगले कई दिन क्रॉस द्वीप पर वे गुजरते जहाज़ों को रोकने की कोशिश करते रहे, पर मदद नहीं मिली।
उन्होंने द्वीप पर सिर्फ नारियल खाकर तब तक जिंदा रहे जब तक मदद नहीं आई। 2 सोलोमन द्वीपवासी एक डोंगी में वहां से गुजर रहे थे जब केनेडी और उसके साथी किनारे से चिल्लाए और हाथ हिलाने लगे। स्थानीय लोग रुके और डोंगी समुद्र तट लाई। केनेडी ने उनसे पूछा कि क्या वे अमेरिकी सेना जो दूसरे द्वीप पर थी तक एक संदेश पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने सहमति जताई। केनेडी ने एक नारियल का रेशेदार छिलका और एक नुकीली चीज पकड़ी और उसके रेशेदार बाहरी छिलके पर उकेरने लगे। ये संदेश था, नारो, ISL, कमांडर, स्थानीय को स्थान की जानकारी है। वह नाव चला सकता है, 11 जीवित है, एक छोटी नाव चाहिए केनेडी। द्वीपवासियों ने वादा निभाया और संदेश लेफ्टिनेंट आर्थर इवांस तक पहुंचाया जो गोमू द्वीप की निगरानी कर रहे थे। फिर एक छोटी नाव भेजी गई और दल चप्पू चलाते हुए गोमू पहुंचा। फिर एक और पीटी बोट उन्हें रेंडोवा लौटाएगी। इस कठिनाई के 2 दशक बाद जूनियर लेफ्टिनेंट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, जो शायद कभी नहीं होता अगर वो संदेश सबसे असंभव माध्यमों में से एक नारियल पर न लिखा गया होता। 1994 में चीन के हुबेई प्रांत से झांगजियू के गायब होने का मामला ऐसा है जिसमें वर्षों में कई मोड़ आए और जिसके कारण न्याय में गंभीर चूक हुई। गायब होने की सही तारीख तो नहीं बताई गई, पर यह पता है कि वे 1994 की शुरुआत में अचानक गायब हुई थीं। वह शी चुंग चेंगलिन नामक 28 वर्षीय व्यक्ति से विवाहित थी जो अनिर्दिष्ट मानसिक विकार से पीड़ित थे और जल्द ही उसकी जिंदगी बद से बदतर होने वाली थी। कुछ महीनों तक जांचकर्ता जायू के मामले में कोई प्रगति नहीं कर पाए और किसी ने भी उसे कहीं देखा होने की सूचना नहीं दी और उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी संपर्क नहीं किया। फिर उसके गायब होने के कुछ महीनों बाद पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया और उन्हें एक भयानक खबर दी। उनके घर के पास जलाशय में एक अज्ञात महिला के अवशेष मिले। संदेह था कि ये जायू के हैं, इसलिए परिवार से पहचान के लिए कहा गया। उन्होंने शव को लापता महिला बताया और पुलिस से कहा कि उन्हें चेंगलिन पर संदेह है क्योंकि उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण शायद उसने उसकी हत्या की हो। उन्होंने शक जताया कि वह किसी और महिला से संबंध में था और शायद जायू की जान इसलिए ली ताकि उसके साथ रह सके। लेकिन एक और परिवार सामने आया जिसने दावा किया कि जो महिला मिली है वह उनके परिवार की सदस्य है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया और चेंगलिन को जायू के मामले में मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया गया। उसके खिलाफ सबूत न होने पर जांचकर्ताओं ने उसे निगरानी में रखने और गलती का इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार उसे उस साल 28 अप्रैल को 6 दिन हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उस पर जायू की हत्या का आरोप लगा, जबकि उसके दोष का कोई पक्का सबूत नहीं था। यह तथ्य कि एक और परिवार ने दावा किया था कि अवशेष उनके परिवार के किसी सदस्य के हैं कभी भी नहीं बताया गया और झांगलिन के पास अपने वकील की योग्यता पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद उसे दोषी पाया गया और 13 अक्टूबर को हुबेई प्रांत की जिंगझो इंटरमीडिएट कोर्ट में मौत की सजा सुनाई गई। झांगलिन ने अपनी बेगुनाही दोहराई, लेकिन अदालत ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन उसने इस सजा के खिलाफ अपील करने का फैसला किया और जनवरी 1995 में हुबेई हाईकोर्ट ने उसे फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति दी, ये कहते हुए कि उसकी दोषिता को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। आगे की जांच करनी पड़ी और पुनः मुकदमे की तारीख 2 बार टाल दी गई। केवल जून 1998 में ही मामला आगे बढ़ा, लेकिन चोंगलिन को फिर से दोषी पाया गया और इस बार उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसने एक बार फिर अपील की, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया और उसे पता था कि अब वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेगा, जबकि वो अब भी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। 28 मार्च 2005 को ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 11 साल गुमशुदा रहने के बाद जायू अचानक उस गांव लौटी जहां वह जोड़ा रहता था, जिससे परिवार चकित रह गया। अब तय हो गया था कि चेंगलिन को गलत दोषी ठहराया गया और 1 अप्रैल को उसे रिहा कर दिया गया। 1979 में एक जर्मन पत्रिका ने एक लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया।
उन्होंने पाठकों से कहा कि वे अजीब कहानियां लिखकर अगले हफ्ते पत्रिका को भेजें। पेंच ये था कि ये कहानियां असली घटनाओं या खुद के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए थीं। पत्रिका को कई प्रविष्टियां प्राप्त हुई और उन्होंने उनमें से कुछ को अगले हफ्ते के पेपर में प्रकाशित करने के लिए चुना। उनमें से एक जाहिर है प्रतियोगिता का विजेता था। विजेता वॉल्टर केल्नर म्यूनिक थे। उन्होंने पत्रिका को एक अजीब कहानी के बारे में लिखा जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से घटी थी। एक विशेष तारीख को वॉल्टर ने बताया कि वह अपनी सेसना 421 उड़ा रहे थे और सार्डिनिया और सिसिली के बीच खुले समुद्र के ऊपर मंडरा रहे थे, जब अचानक उनके विमान के इंजन में कुछ परेशानी आ गई। खराबी दूर करने में असफल होकर वॉल्टर ने कहा कि उन्हें आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान आसानी से नीचे समुद्र पर उतर गया और पायलट आपातकालीन डिंगी तक पहुंचने में सफल रहे, जिसमें उन्होंने काफी समय बिताया। आखिरकार बचावकर्मी उन्हें देखकर पानी से बाहर निकाल पाए। वॉल्टर इस मुश्किल से बच निकले जिससे वे ये चमत्कारी कहानी सुना सके। हालांकि लेख के प्रकाशित होने पर पत्रिका को कुछ कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी ने उस लेख को पढ़ा और पाया कि यह कहानी उन्हें बेहद जानी पहचानी लग रही थी। उन्होंने ये सब पहले भी सुना था। पाठक ने महसूस किया कि उनके ऑस्ट्रिया वाले दोस्त के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वह ये कहानी जर्मन प्रतियोगिता में फिर क्यों सुना रहा है? जब उनसे यही सवाल किया गया तो ऑस्ट्रिया के उनके दोस्त वॉल्टर केल्नर को शक हुआ कि यहां साहित्यिक चोरी हो रही है। उन्होंने अखबार को लिखा कि जिसने भी ये कहानी लिखी उसने उनसे चोरी की है, क्योंकि उनके साथ भी वही घटना हुई थी। अखबार ने दावे की जांच की, पर उन्हें एक अजीब संयोग सामने आया। दोनों वॉल्टर केल्नर अलग थे, फिर भी उनकी कहानियां अजीब तरह से मिलती जुलती थीं। ऑस्ट्रियाई वॉल्टर ने बताया कि उसने भी अपनी सेसना 421 उसी इलाके के ऊपर उड़ाई थी। इंजन में दिक्कत आई और उसी पानी में लैंडिंग करनी पड़ी। वह अधिकतर समय डिंगी में रहकर बचाव का इंतजार करता रहा। अखबार ने दोनों कहानियों की जांच की और दोनों वाकई अलग अलग तारीखों पर हुई थी, लेकिन बिल्कुल एक ही तरीके से। दोनों ही सच थी, एक जैसी थी, और ये एक अजीब संयोग था। 1954 में कैथरीन डायर करीब 25 साल की थीं और डेनवर के बोर्डिंग हाउस में रहती थीं। उस समय उनके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 26 मार्च को वह बोर्डिंग हाउस नहीं लौटी और उनकी गुमशुदगी की जांच शुरू हुई। लेकिन पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिला और उनके साथ क्या हुआ इसका कोई संकेत नहीं था, इसलिए जांच ठप हो गई। करीब 2 हफ्ते बाद 8 अप्रैल को 2 पर्वतारोहियों ने पुलिस को बताया कि कोलोराडो के बोल्डर की एक घाटी में ट्रैकिंग के दौरान उन्हें कुछ परेशान करने वाली चीज मिली। पुलिस को वहां एक महिला के अवशेष मिले जिसे हमला कर घाटी में फेंका गया था। घाटी में लंबे समय और जंगली जानवरों के कारण उसकी तुरंत पहचान नहीं हो पाई, लेकिन उसकी उम्र लगभग 25 साल थी, बाल सुनहरे थे और जीवन में कभी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि उस पर हमला किया गया था और फिर उसे घाटी में फेंक दिया गया, जहां उसकी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। कोई और सबूत नहीं मिला और हमलावर की पहचान नहीं हो सकी। जांचकर्ताओं ने महिला की पहचान के लिए उसकी शारीरिक विशेषताओं की लापता महिलाओं से तुलना की, पर सफलता नहीं मिली। उसका डीएनए और दंत छापों को इस उम्मीद में सुरक्षित रखा गया कि वे एक दिन उसकी पहचान निर्धारित करने में मदद करेंगे। और इस बीच 2 महिलाओं की पहचान की गई जिनकी शारीरिक विशेषताएं मिलती जुलती थीं और उन्हें अज्ञात महिला से संभावित मेल के रूप में माना गया। पहली थी ट्वाइला एम्ब्री, जो अपने माता पिता से तीखी बहस के बाद नेब्रास्का से गायब हो गई थी। उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट 1 साल बाद दर्ज हुई थी और कहा गया कि वह अपने प्रताड़ित करने वाले पिता से बचकर लॉस एंजलिस चली गई थी। दूसरी थी कैथरीन फेरान डायर। ये सामने आया कि वह बोर्डिंग हाउस में तलाक की प्रक्रिया के दौरान रह रही थी जब उनके पति को उनके किसी और से संबंध का पता चला और वह गर्भवती हो गई। उस वक्त पति ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिससे वो बेसहारा हो गई, क्योंकि जिनसे उनका अफेयर था वो भी शादीशुदा थे।
उसने कैथरीन और बच्चे की देखभाल नहीं की, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। जब वह बोर्डिंग हाउस वापस नहीं लौटी तो यह मान लिया गया कि उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढती रही और कोई नतीजा नहीं निकला। कभी उसके पति को उसकी गुमशुदगी का संदिग्ध माना गया, लेकिन बाद में साफ हुआ कि उसे कुछ पता नहीं था। जांचकर्ताओं का मानना है कि कैथरीन वही महिला थी जो उस दिन घाटी में मिली थी और उन्होंने सुझाव दिया कि हो सकता है उसे वेस्ट कोस्ट की ओर लिफ्ट लेते समय अगवा कर लिया गया हो। फिर 2009 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बारबरा नाम की 84 वर्षीय महिला की देखभाल करने वाले लोग उसका सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि उसे कहीं और शिफ्ट किया जाना था और उन्हें कैथरीन की पुरानी पता डायरी मिली। उन्होंने वह नाम इंटरनेट पर खोजा और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें पता चला कि बारबरा ही कैथरीन है, जो उस समय तक 55 साल से लापता थी। उसने दोबारा शादी की, नए दोस्त बनाए और ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी शुरू की। अमेरिकी गृह युद्ध में एक प्रमुख व्यक्ति ने पदोन्नति पाकर कॉन्फेडरेट सैन्य नेता बनने का सफर तय किया। जॉन ब्राउन गॉर्डन ने पहले 29 सालों में बहुत कुछ हासिल नहीं किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में पढ़ाई की, लेकिन स्नातक नहीं हुए। उन्होंने वकालत छोड़कर उत्तर पश्चिम में कोयला खदानें विकसित की। गॉर्डन के पास न तो सैन्य शिक्षा थी न अनुभव, लेकिन पर्वतारोहण समूह का कप्तान बनने पर उनकी क्षमताएं दिखीं। उन्होंने कप्तान से ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल तक पदोन्नति पाई। गॉर्डन कई सिविल वॉर की लड़ाइयों में मौजूद थे और बाद में एक हीरो बन गए। आखिरकार वह सैन्य नेता इतने भी नाकाम नहीं निकले जितना सोचा था। एक सफल नेता होने के साथ गॉर्डन की उपलब्धियों में एक और चीज थी, मानो वे बार बार मौत को मात दे देते हों। ये वही सिविल वॉर के दौर के व्यक्ति थे जो कई बार जानलेवा हमलों से बचे, एक बार तो सिर्फ किस्मत से। मैरीलैंड की एक धसी हुई फार्म रोड पर वह जमीन पर लेटे थे, जबकि अभी कुछ पहले वह गर्व से खड़े होकर छठी अल्बामा पैदल सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। वह वहां खड़े होकर सैनिकों को जोर से पुकार रहे थे, जबकि उनकी 2 अंगों में भटकी हुई गोलियों से घाव हो चुके थे। उनकी दाहिनी टांग में 2 जगह से खून बह रहा था और उनकी बाईं बांह और कंधे से और भी खून बह रहा था। फिर अचानक एक गोली गॉर्डन के चेहरे पर लगी। सोचते हुए कि अब सब खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, वह जमीन पर गिर पड़ा, मुंह के बल मिट्टी में। जब वो वहां पड़ा था, अपनी आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रहा था, तो नेता को पता चला कि वो बिल्कुल भी आखिरी सांस नहीं ले रहा है। पता चला कि उसकी चोट घातक नहीं थी और वह उसके दिमाग और मुख्य नसों से बच गई थी। जो सच में घातक था वह अपने ही खून में डूब जाना था। गॉर्डन अपने ही हैट में गिरा और अब वह लाल तरल से भर रहा था, या ऐसा होना चाहिए था। सैन्य अधिकारी किसी तरह पलटा, खांसता घुटता हुआ, लेकिन जिंदा था। बाद में उसे युद्ध क्षेत्र से टोपी सहित बाहर ले जाकर एक चिकित्सा कर्मी ने इलाज किया। गॉर्डन ने अपनी टोपी में एक छोटा सा छेद देखा, जो उसी दिन एक मुठभेड़ के दौरान बना था। यही छोटा सा छेद एक नाली की तरह काम आया, जिसने आखिरकार उसकी जान बचा ली। गॉर्डन मैरीलैंड की लड़ाई में लगी सभी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गए और अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। 1970 में माटेओ साबात, जो वियतनामी सेना में सार्जेंट और ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ थे, साइगोन में 507वीं ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप में सेवा दे रहे थे। वह कुछ समय से साइगोन में थे और उसी साल फरवरी में उनकी आगे की तैनाती का समय आ गया। उन्हें उत्तर कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग जाने के लिए कहा गया और वहां पहुंचने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया। फिर कुछ अजीब हुआ जिसे समझना मुश्किल था। माटेओ वहां कभी नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति का पता नहीं चला, क्योंकि फोर्ट ब्रैग में उनके वरिष्ठ अधिकारियों को उनके आने की सूचना नहीं दी गई थी। पता है कि उन्हें वियतनाम से अमेरिकी वायुसेना की उड़ान से ले जाया गया, लेकिन किस उड़ान में थे यह अज्ञात है। उनकी आवाजाही का पता लगाने की कोशिशें नाकाम रही हैं और सेना के जांचकर्ता उनकी अचानक गुमशुदगी से हैरान हैं। बाद में पता चला कि अज्ञात कारणों से
वायुसेना ने कई उड़ानों की यात्री सूचियां नष्ट करने का फैसला किया, जिनमें माटेओ की उड़ान भी थी। इसलिए यह भी ठीक ठीक पता नहीं चल पाया कि वह देश से कब रवाना हुए थे। उनके भाई केनेथ तब चिंतित हो गए जब उन्हें माटेओ से लंबे समय तक कोई खबर नहीं मिली और 1973 में उन्होंने सेना से संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि वह भाई की भलाई को लेकर चिंतित हैं। तभी सेना को पता चला कि उनका एक सैनिक गायब है। उन्हें तुरंत भगोड़ा घोषित किया गया, जबकि इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन अगले 6 वर्षों तक वे उनका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। केनेथ ने 1979 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर को लिखा कि माटेओ कभी अपनी मर्जी से बिना अनुमति गैर हाजिर नहीं होंगे। एक बैठक में तय हुआ कि उनका निधन हो चुका होगा। भगोड़े होने का सिद्धांत हट गया। ये तब हुआ जब माटेओ के परिवार व दोस्तों से पूछताछ पर पता चला कि उनकी 24 साल की सम्मानजनक सैन्य सेवा थी और वह जिम्मेदारियों से नहीं भागते थे। माटेओ का नाम वियतनाम स्मारक में जोड़ा गया। उनके नाम के साथ एक छोटा क्रॉस था जो दर्शाता था कि वह मृत नहीं बल्कि लापता है। केनेथ ने भाई की तलाश की उम्मीद नहीं छोड़ी और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस सहित कई देशों को पत्र लिखा। लेकिन चाहे उन्होंने किसी से भी बात की, वह माटेओ के बारे में जानने के करीब भी नहीं पहुंच पाए कि उनके साथ क्या हुआ था। 26 वर्षों तक उनका भाग्य एक रहस्य ही बना रहा, जब तक कि 1996 में आखिरकार उनका पता चल गया। इस समय तक वह 73 वर्ष के थे, फिर भी स्पष्टीकरण दे सके। उन्होंने बताया कि वह वियतनाम से एयरफोर्स विमान से निकले थे और कैलिफोर्निया पहुंचकर जुआनिटा कॉलिंस और उसके परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने उसकी मां और भाई की देखभाल करने में मदद की, जो दोनों बहुत बीमार थे, और जल्द ही उन्होंने अपना नाम बदलकर रॉबर्ट फर्नांडिस रख लिया। इसके बाद वह रॉसविल, जॉर्जिया गए, जहां उन्होंने बीमार जुआनिटा की देखभाल की। 1996 में वे चैटनूगा सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में लाभ के लिए असली नाम से आवेदन करने गए। आखिरकार केनेथ को पता चला कि उनका भाई जिंदा है। 1940 के शुरुआती वर्षों में ओटावा, कनाडा की एक युवा महिला ने 2 बेटों को जन्म दिया। कुछ अज्ञात कारणों से दोनों को बाल सहायता संस्था की देखरेख में लेकर गोद लेने की सूची में डाल दिया गया। अभी भी छोटे थे तभी उन दोनों में से एक लड़के को गोद ले लिया गया और उसका नाम रॉन कोल रखा गया। वह अपना ज्यादातर बचपन ओटावा में कोल परिवार के साथ रहा। जवान होने पर रॉन ने अपने गृहनगर छोड़ने का फैसला किया। वो कई बचपन के दोस्तों से संपर्क खोकर किसान बन गया। कम से कम 2 दशक बाद अब 40 के दशक में पहुंचे उस आदमी के अंदर जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने अपने जन्म परिवार की तलाश शुरू कर दी। उसने अपनी जैविक मां को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पता चला वह अब जीवित नहीं है। इससे निराश हुए बिना उसने जल्द ही यह भी जान लिया कि उसके एक भाई और एक बहन भी हैं और उन्हें ढूंढने की उसकी कोशिश अगले 25 सालों तक जारी रही। अपनी खोज में रॉन ने पेरेंट फाइंडर्स ओटावा नामक स्वयंसेवी समूह से संपर्क किया। सालों तक यह संगठन इसी मामले पर ध्यान केंद्रित किए रहा, रिकॉर्ड, कागजात और डीएनए की जांच करता रहा जब वे लापता भाई बहनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 2013 तक यह प्रयास आखिरकार सफल और मूल्यवान साबित हुआ। उसी साल संगठन ने उन भाई बहनों में से एक की पहचान की जो रॉन का भाई था। डंकन के संपर्क विवरण मिलने पर पता चला कि उसका जैविक भाई ग्वेर्नसी इंग्लिश चैनल में रहता है। डंकन कमिंग का नाम रॉन को इतना परिचित लगा कि उसे मिलना ही पड़ा और किसी ने भी आगे की घटनाओं की कल्पना नहीं की थी। ये नाम उसे इसलिए जाना पहचाना लगा क्योंकि डंकन कमिंग रॉन कोल का बचपन का दोस्त था। दोनों ने साथ में ग्रेड स्कूल में पढ़ाई की थी और पब्लिक स्कूल में भी अच्छे दोस्त थे। 2 लड़कों की काले सफेद फोटो, एक के हाथ में बीच बॉल और दूसरा ओटावा के एक बीच पर बेसबॉल कैप पहने हुए, उनकी दोस्ती का सबूत थी। जिसके हाथ में बॉल थी वो रॉन था और दूसरा डंकन था। वे अच्छे दोस्त थे जब तक कि वे 13 साल के नहीं हो गए, जब रॉन सस्केचेवान चला गया और डंकन ग्वेर्नसी चला गया। उन दोनों लड़कों को तब यह पता नहीं था, लेकिन वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे भाई थे जो जन्म के समय अलग हो गए थे,
फिर भी एक अजीब संयोगवश मोड़ में साथ साथ बड़े हुए। प्रसिद्ध पॉप स्टार डफी, जिनका असली नाम एमी एन डफी है, ने 2008 में अपना डेब्यू एल्बम रॉक फेरी रिलीज किया था और इसे बहुत सराहा गया। इस एल्बम की दुनिया भर में 9 मिलियन कॉपियां बिकी और उनके दूसरे एल्बम एंडलेसली के रिलीज तक वो स्टार बन गई थीं। इन दोनों रिलीज के बीच वर्षों में प्रशंसकों को कुछ अजीब लगा। रॉक फेरी के रिलीज होने के कुछ समय बाद वह जैसे एकांतवासिनी बन गई, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया और लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वह अपनी कुछ निजी समस्याओं से जूझ रही है। ये धारणा समझ में आने वाली थी, क्योंकि उनके मैनेजर के मुताबिक डफी अपनी सफलता से अभिभूत हो गई थी। उन्होंने वेल्स के छोटे गांव में बचपन बिताया और अचानक वैश्विक पॉप स्टार बन गई। लेकिन उनके साथ जो हुआ वह और भी डरावना था। अपनी वेबसाइट पर पोस्ट में डफी ने बताया कि वह इतनी देर तक क्यों गायब रही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी परेशानी कब शुरू हुई, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि यह उनके जन्मदिन पर शुरू हुई थी, जो उनके डेब्यू एल्बम के रिलीज होने के तुरंत बाद था। उस दिन रेस्टोरेंट में डिनर करते समय किसी ने उनकी ड्रिंक में अवैध पदार्थ मिला दिया। इसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया और पूरे 1 महीने तक उन्हें बेहोश करके रखा गया। और जब आखिरकार उन्हें थोड़ी होश आई तो उन्होंने महसूस किया कि वह एक विदेशी देश में है। उन्हें सबसे पहले याद है कि वे कार की पिछली सीट पर होश में आए। इसके बाद उनके अपहरणकर्ता ने उन्हें एक होटल में ले जाया, जो बार बार कमरे में लौटकर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। उन्हें जान का डर था और आदमी के आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्हें बस उसके पीछे चलना था। एक समय पर उन्होंने सोचा कि जब वो आदमी सो रहा हो तो होटल के कमरे से भाग जाएं, लेकिन उनके पास अगले शहर तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें चिंता थी कि अगर वो पकड़ी गई तो वो उनकी जान ले लेगा। फिर एक दिन उस आदमी ने बिना कारण कहा कि वे हवाई जहाज से घर लौटेंगे। वे विमान में बैठे और वेल्स लौटे। फिर अपहरणकर्ता ने डफी को घर छोड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने उसे 1 और महीने बेहोश रखा और कई बार जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार वह आदमी चला गया और गायिका ने महिला पुलिस अधिकारी को सब कुछ बताया। जब उसकी दोस्त ने उसे घर में स्तब्ध और भ्रमित पाया और किसी करीबी ने ब्लैकमेल के दौरान उसकी परेशानी उजागर करने की धमकी दी। हालांकि उन्होंने अपने अपहरणकर्ता और उस देश का नाम बताने से इनकार कर दिया है जहां उन्हें रखा गया था, लेकिन उन्होंने ये जानकारी पुलिस को उपलब्ध करा दी है। लेकिन ये सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, संभवतः क्योंकि जांच अभी जारी है। कार्ल युंग स्विस मनोवैज्ञानिक व मनोरोग विशेषज्ञ और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक थे। उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, आदर्श रूपों और आर्टाइप्स की अवधारणाएं विकसित की और साथ ही सामूहिक अचेतन और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में भी गहराई से अध्ययन किया। उनका काम अंततः उन्हें संयोग की अद्भुत घटना तक ले गया, एक ऐसी अवधारणा जिसके वे प्रमुख व्याख्याकार बने। उन्होंने आंतरिक बाहरी दुनिया, अचेतन मन और कारणात्मक संबंध पर चर्चा की। इन्हीं विचारों और शिक्षाओं से एक दिन वह आदर्श उदाहरण बनेगा जिससे स्पष्ट होगा कि युंग सिंक्रोनिसिटी से क्या मतलब रखते थे। 2 या अधिक घटनाओं का अर्थपूर्ण संयोग, जिसमें केवल संयोग की संभावना से आगे भी कुछ निहित होता है। मनोवैज्ञानिक के रूप में युंग एक अत्यधिक शिक्षित और गंभीर युवा महिला का इलाज कर रहे थे। एक दिन वह कार्यालय आई जहां डॉक्टर ने देखा उसमें मनोवैज्ञानिक बदलाव की इच्छा नहीं थी। युंग ने महसूस किया कि वह उसकी मदद तभी कर सकते हैं जब कुछ अप्रत्याशित और तर्कहीन घटित हो, जिससे वह उसकी तर्कवादी परत को तोड़ सके या कम से कम उसे नरम कर सके। वह कुर्सी पर बैठी और मनोवैज्ञानिक को पिछली रात देखे अपने अजीब सपने के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि उसे सपने में आभूषण उपहार मिला था। उस आभूषण का रूप एक सुनहरे स्कार्फ बीटल का था जो बहुत कीमती था। युंग इस प्रतीक से परिचित थे जैसा यहां दिखाया गया। यह बीटल एक मिस्र का प्रतीक था जिसके बारे में युंग का मानना था कि यह न केवल किसी चीज के अंत से जुड़ा है बल्कि परिवर्तन से भी संबंधित है। सुनते समय मनोवैज्ञानिक कमरे में घूमते हुए कुछ अप्रत्याशित
और तर्कहीन खोज रहे थे। आखिरकार उन्होंने खुद को अपनी कुर्सी पर बैठने दिया और अपने मरीज की कहानी को आगे सुनने लगे। ठीक उसी समय एक अजीब सी थपथपाने की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। वह आवाज उनके पीछे से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, युंग ने खिड़की के पास एक कीड़ा फड़फड़ाते देखा। वे वहां गए, खिड़की खोली, उसे भीतर उड़कर आने दिया और फिर उसे पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली खोली, उनके मरीज ने अंदर झांका और अंदर था वह स्कार ब्रिंग। उसका रंग अलग था, फिर भी वह बीटल युवती की कहानी से सबसे मेल खाता था। सपने का प्रतीक जुंग द्वारा चाहा गया परिवर्तन दर्शाता था और वह प्रतीक शारीरिक रूप में भी प्रकट हुआ, जहां आंतरिक दुनिया बाहरी बन गई। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक को वही मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, अप्रत्याशित और तर्कहीन। इस घटना के समय के आसपास गुलाब भृंग आम थे। असामान्य यह था कि युंग और उनकी मरीज का कमरा अंधेरा था। मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करना इस प्रजाति के लिए असामान्य माना जाता था। लग रहा था वह वहां किसी मकसद से आया था। अजीब संयोग यह था कि यह घटना उसी व्यक्ति के साथ हुई जो इस शब्द और इसकी समझ को विकसित कर रहा था। बीटल देखकर मरीज हैरान रह गई और अब डॉक्टर की बात सुनने लगी, जो उसके लिए वह भृंग दिखाने के बाद जादूगर जैसा लग रहा था। उसकी सारी प्रतिरक्षाएं टूट गई और उसने युंग को अपने आर्केटाइप और उनुस मुंडुस की अवधारणाओं के समर्थन में उदाहरण खोजने दिया। हमारे अतीत में कई प्रमुख हस्तियां रही हैं। कुछ नायक थे, कुछ विश्वासघाती, जिन्होंने दुनिया में अंधकार फैलाया। इन दोनों उपाधियों के बीच कहीं एक सेनापति, एक सम्राट और एक तानाशाह है। 18वीं सदी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट। इस दौर में प्रमुखता हासिल करने के बाद उन्हें फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। ये पद उन्होंने 1804 से 1814 तक और फिर 1815 में दोबारा संभाला। नेपोलियन का अधिकांश इतिहास नेपोलियनिक युद्धों से जुड़ा है, जो 1803 में शुरू हुए और 1815 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुए। लेकिन यह ऐतिहासिक व्यक्ति सिर्फ युद्धों और लड़ाइयों के लिए नहीं जाना जाता था। अपने शासनकाल के दौरान इस जनरल ने अपनी हत्या की 20 से 30 साजिशों का सामना किया। इसमें अपहरण की कोशिश, बग्घी पर हमला और जहर मिले स्नफ बॉक्स का इस्तेमाल शामिल था। सबसे मशहूर नाकाम कोशिश वही थी जो सिर्फ संयोग से गड़बड़ा गई थी। ये साजिश 1800 में हुई, जब नेपोलियन ऊंचे पदों पर नहीं थे। ये साजिश इतनी अच्छी तरह योजनाबद्ध होने के बावजूद सिर्फ कपड़े बदलने और नशे में ड्राइवर जैसी साधारण बातों से नाकाम हो गई थी। ये सब 24 दिसंबर को शुरू हुआ, जब साजिशकर्ता अपनी योजना अंतिम रूप देने जुटे। 3 लोगों ने एक विस्फोटक उपकरण तैयार किया जिसे इन्फर्नल मशीन कहा जाता था और उसे एक शराब की गाड़ी में रखकर छुपा दिया, उसी रास्ते पर जहां से नेपोलियन की बग्घी पेरिस ओपेरा जाने के लिए गुजरने वाली थी। विस्फोट का समय तय करने के लिए उन्होंने एक बच्ची की मदद ली। उन्होंने लड़की से कहा कि वह गाड़ी पर नजर रखे और घुड़सवार सुरक्षा दल दिखे तो घोड़े को पकड़ ले। षड्यंत्रकारियों को लगा नेपोलियन की बग्घी घुड़सवार टुकड़ी के बाद आएगी, तभी बारूद जलाने का समय होगा। लेकिन उसी सुबह जनरल की पत्नी जोसेफिन ने नया शॉल ठीक करते हुए देर करवा दी थी। जब कोचवान यात्रियों का इंतजार कर रहा था, नेपोलियन के कोचवान ने कथित तौर पर शराब का कुछ घूंट पी लिया। आखिरकार वे तैयार हुए। नेपोलियन बग्घी में बैठे और जोसेफिन पीछे आई। क्योंकि अब वे समय से पीछे चल रहे थे, नेपोलियन के कोचवान ने रफ्तार बढ़ा दी और फिर वह इधर उधर झूलने और घुमावदार तरीके से गाड़ी चलाने लगा। जब पहले पी गई शराब का असर उस पर पूरी तरह से दिखने लगा। वह घुड़सवार सेना पार कर छुपे विस्फोटक के पास पहुंच रहा था, लेकिन बग्घी बहुत तेजी से आ रही थी और उस युवती ने संकेत बहुत देर से दिया। उनमें से एक आदमी ने बारूद में आग लगा दी और एक धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। लेकिन नेपोलियन मृतकों में शामिल नहीं था। वह धमाका से कुछ पल पहले ही गाड़ी पार कर चुका था। धमाके से उसकी गाड़ी की खिड़कियां टूटी। जोसेफिन भी सुरक्षित थी। वह नेपोलियन के ठीक बाद
धमाके की सीमा में आ गई थी, उसके पीछे घुड़सवार सेना थी। जहां जनरल और उनके लोग बिना किसी नुकसान के ओपेरा की ओर बढ़ गए, वहीं राहगीरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कम से कम दर्जन भर जाने गई। उनमें युवा, मैरी एन और गाड़ी के पास खड़ा घोड़ा भी शामिल थे। अपहरण की जांच तनावपूर्ण होती है क्योंकि अपहृत और उसका परिवार अपने प्रिय को सुरक्षित लौटाने के लिए अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। भले ही अपहृत व्यक्ति बच जाए, फिर भी उन्हें अपने अपहरणकर्ताओं के हाथों झेले गए मानसिक आघात से जूझना पड़ता है। कुछ मामलों में वे पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। गुएन थी वान, जो वियतनाम के हनोई से हैं, कभी नहीं भूलेंगी कि 1992 में जब उन्हें और उनकी 2 दोस्तों को अगवा किया गया था तो उनके साथ क्या हुआ था। 21 सालों तक उनके परिवार को ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर एक दिन वह वापस लौट आई। अपहरण से पहले वैन अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताती थी क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय थीं और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा था। ये बात उनके माता पिता को पसंद नहीं आई और 1992 की एक रात उनकी मां ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे वो अगले 20 साल से ज्यादा समय तक पछताती रही। जिस रात की बात हो रही है, उस रात वैन अपने दोस्तों के एक समूह के साथ बाहर गई थी और वह घर लौटने का तय समय चूक गई थी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वह आधी रात के बाद ही अपने परिवार के घर वापस पहुंची और उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी मां ने उनके लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। वैन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें रात बिताने के लिए कहीं और ठहरना पड़ा और आखिरकार वह उस कराओके बार चली गई जहां उनके दोस्त अभी भी मौज मस्ती कर रहे थे। वहां पर उनके पास एक महिला आई जिनका नाम थान था, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने वैन और दोस्तों को लॉन्ग सोन के एक और कराओके बार चलने के लिए मनाया और वहां पहुंचने के बाद समूह ने गाने गाने और शराब पीना शुरू कर दिया। ये वैन और उनकी महिला दोस्तों को आखिरी बात याद थी। अगली सुबह वे यह जानकर जागीं कि वे अब वियतनाम में नहीं थीं। उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ चीन ले जाया गया था और हैरानी की बात यह थी कि थान भी वहां मौजूद थे। जल्दी ही साफ हुआ कि वह अपहरणकर्ताओं के साथ थी और वान व दोस्तों से कहा कि उनकी शादी 70-80 साल के चीनी पुरुषों से होगी। जब वान ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और आखिरकार उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। डर के कारण वान ने 40 साल के आदमी से शादी की और 1 साल बाद गर्भवती हो गई। शुरुआत में उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ है, क्योंकि जब उसे उस आदमी के घर लाया गया था तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, लेकिन समय के साथ वो ये समझने में कामयाब रही कि वो ग्वांगडोंग प्रांत में है। उसने 3 बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई और पीटी गई। लेकिन वो पास के खेत में काम कर रहे वियतनामी ट्रक ड्राइवर से दोस्ती कर पाई, जिसने उसकी कहानी सुनकर मदद की। उस ट्रक ड्राइवर और 4 अन्य ट्रक चालकों ने मिलकर वान को घर से बाहर निकालने और सुअर ले जा रहे एक ट्रक में छुपाने में कामयाबी हासिल की। घर से 40 मील दूर पहुंचकर उसने वान को ट्रक से उतारा और टैक्सी बुला ली। उसने और ट्रक चालकों ने वान के साथ रुककर उसकी सुरक्षा की। 4 लोग उसके बॉडीगार्ड बने रहे। आखिरकार वान और ट्रक चालक अकेले आगे बढ़े और लगभग 3 महीने तक खाना पैसे मांगकर गुजारा किया। एक टैक्सी चालक ने उन दोनों पर दया कर उन्हें मुफ्त में सीमा पार करा दिया। अब उसे गायब हुए 21 साल हो चुके थे और हैरानी की बात है कि हनोई लौटने पर उसकी मुलाकात अपने चाचा से हो गई। उसे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब परिवार को पता चला कि वो जिंदा है तो वे बहुत खुश हुए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।